Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all are doing well. सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं बिकॉज मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। गला भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है बट ज़्यादा गैप होना भी ठीक नहीं है। इसलिए आज की इस क्लास में हम लोग कम्युनिकेशन यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये क्लास आप लोगों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ही रिसेंट क्वेश्चंस हैं जो जून और दिसंबर वाले एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो शुरू से एंड तक सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसके साथ ही अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आप लोगों के लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगी। हम लोग एग्ज़ाम से पहले मैराथन क्लासेस भी करेंगे तो आप सभी लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? दिस सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डजंट फेवर फीडबैक। इस सर्कुलर मॉडल में फीडबैक नहीं होता है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि कम्युनिकेशन का लीनियर मॉडल, द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डिमांड्स कंटिन्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन एंड इनेबल्स इमीडिएट फीडबैक। यानी सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में इमीडिएट फीडबैक होता है। अब आपको ये बताना है कि सर्कुलर मॉडल में फीडबैक एब्सेंट होता है, क्या ये बात सही है? या फिर लीनियर मॉडल में इमीडिएट फीडबैक मिलता है, ये बात सही है? यहाँ पर आपको इन दोनों स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ना है और मैं सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करा चुकी हूँ। हम लोग बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, 7C 4S, कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने कम्युनिकेशन की यूनिट अभी तक कवर नहीं की है या आपको समझ नहीं आता है तो आप लोग एक बार जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर देखना। वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमने समझा था एक होता है लीनियर कम्युनिकेशन और एक होता है सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक सेंडर होता है, वो मैसेज को भेजता है और वो रिसीवर तक पहुंच जाता है। ये क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन या फिर लीनियर कम्युनिकेशन। यहाँ पर कोई भी फीडबैक नहीं होता है। एक होता है सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है कि रिसीवर सेंडर द्वारा भेजी गए मैसेज को इंटरप्रेट करने के बाद, समझने के बाद अपना फीडबैक देता है। अपना फीडबैक किसको देता है? वापस से सेंडर को। तो सेंडर ने मैसेज दिया, रिसीवर तक पहुंचा और रिसीवर ने उस मैसेज को इंटरप्रेट करने के बाद, डिकोड करने के बाद फीडबैक दिया और वो फीडबैक वापस किसके पास पहुंचता है? सेंडर के पास। तो इस तरीके से ये सर्कुलर मोशन में मूव करता है। तो इस चीज़ से क्या बात क्लियर हो रही है कि जो सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वहाँ पर फीडबैक प्रेजेंट होता है, जबकि जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है जहाँ पर सेंडर होता है और रिसीवर होता है उसमें कोई भी फीडबैक नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहा गया है? दोनों स्टेटमेंट में उल्टी बात कह दी गई है। सर्कुलर मॉडल में कहा गया है कि फीडबैक नहीं होता है और लीनियर मॉडल में कहा गया है कि इमीडिएट फीडबैक होता है। इसीलिए यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे और करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स बिकॉज दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस मैंने आपको समझाया था कैसे रन करता है। सबसे पहले होता है सेंडर, वो एनकोड करता है अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को किसकी फॉर्म में? मैसेज की फॉर्म में, और उसको डीकोड किया जाता है रिसीवर के थ्रू। तो सेंडर मैसेज को भेजने वाला जिसको एनकोडर भी कहते हैं, रिसीवर मैसेज को रिसीव करने वाला जिसको रिसीवर भी कहते हैं, डीकोडर भी कहते हैं, ठीक है, इंटरप्रेटर भी कहते हैं। उसके बाद ये इसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं वन वे कम्युनिकेशन मॉडल, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये तो हुआ वन वे कम्युनिकेशन या फिर लीनियर कम्युनिकेशन। इसके बाद क्या होता है? अगर रिसीवर सेंडर द्वारा भेजे गए मैसेज को डिकोड करने के बाद अपनी बात कहता है, फीडबैक देता है और वो फीडबैक वापस से सेंडर के पास पहुंचता है, तो वो क्या होता है? सर्कुलर मॉडल। ठीक है, तो इस तरीके से रन करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर वन वे कम्युनिकेशन है तो वहाँ पर सेंडर और रिसीवर होगा, और अगर फीडबैक प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा? सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। डैश इज द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स द सिंबल्स यूज्ड बाय द सोर्स ऑफ द मैसेज। यहाँ पर कहा गया है कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राप्तकर्ता
प्राप्त करता है, यानी कि रिसीवर इंटरप्रेट करता है सिंबल्स को यूज्ड बाय द सोर्स ऑफ द मैसेज। सोर्स ऑफ द मैसेज किसको कहेंगे? सेंडर को। मैसेज जिसके द्वारा भेजा गया, जो सिंबल्स भेजे गए किसके द्वारा? सेंडर के द्वारा, उसको जो रिसीवर इंटरप्रेट करता है उसको क्या कहते हैं? उसको लिसनिंग कहेंगे। इसकी स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। डी कोडिंग कहेंगे, एन कोडिंग कहेंगे, नहीं सॉरी ये है लिस्टिंग कहेंगे, डी कोडिंग कहेंगे, एन कोडिंग कहेंगे या फिर लिसनिंग कहेंगे। तो अभी हमने समझा था कि सेंडर मैसेज को अगर भेजता है तो उसको हम कहते हैं एन कोडिंग, और रिसीवर जब उस मैसेज को समझता है, इंटरप्रेट करता है, तो उसको हम कहते हैं डी कोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 डी कोडिंग। डी कोडिंग किसके द्वारा की जाती है? रिसीवर के द्वारा, इसीलिए रिसीवर को क्या कहा जाता है? डी कोडर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स ऑफ द बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन किसकी बात हो रही है? बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन की बात हो रही है। आपको ये बताना है कि इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे? 3 ऑप्शंस आपको चूज करने हैं अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शंस गिवन। कोई 2 ऑप्शन है जो रॉन्ग है यहाँ पर। तो अगर आपने बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन नहीं भी पढ़ा है, आप बुद्धिज़्म के बारे में थोड़ा सा भी अगर जानते हो, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक कर लोगे। कैसे? इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है? एलिमिनेशन टेक्निक को अपनाना होता है। एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है? कि जो ऑप्शन बिल्कुल भी क्वेश्चन से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, जिसको आप पूरी तरीके से हटा सकते हो, उसको हटा दीजिए। देखो, क्या बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई, क्या वो यूनिडायरेक्शनल है, प्रोसेस ओरिएंटेड है, कॉम्पिटिटिवनेस है, क्रिएशन ऑफ मीनिंग या फिर बिहेवियर सेंटर्ड? तो यूनिडायरेक्शन का यहाँ पर मतलब है वन वे कम्युनिकेशन या लीनियर कम्युनिकेशन। दूसरा जो यहाँ पर ये ऑप्शन है कॉम्पिटिटिवनेस, क्या जो गौतम बुद्ध हैं या फिर जो बुद्धिज्म फिलॉसफी है वो कॉम्पिटिशन की बात करती है या फिर एम्पैथी या फिर कॉपरेशन की बात करती है? सभी लोग जानते हैं कि जो बुद्धिज्म है वो किस चीज़ की बात करता है? कॉम्पिटिटिवनेस की बात ना करके वो कॉपरेशन की बात करता है, एम्पैथी की बात करता है, कॉपरेशन की बात करता है। तो ये कट हो जाएगा इस तरीके से। सी ऑप्शन को अगर आप कट करते हो तो जहाँ पर भी सी है उसको आप काट दीजिए, आपका आंसर आ गया। सिर्फ एक ऑप्शन के एलिमिनेट करने से भी आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। अगर आपको यूनिडायरेक्शनल में भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो सी ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आपको आंसर मिल जाना था। यूनिडायरेक्शन का मतलब होता है वन वे कम्युनिकेशन, लेकिन बुद्धिज्म फिलॉसफी में या फिर बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन में कहा गया कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस एक वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। हम दूसरों को अपनी बात बताते भी हैं, उनकी बात सुनते भी हैं, एक तरीके से पूरी तरीके से इंट्रैक्शन होता है। तो यूनिडायरेक्शन भी कट हो जाएगा, ए और सी कट हो जाएंगे, बाकी बी, डी और ई ये तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन के बारे में रिसेंट ही क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो आप लोगों को जानना ज़रूरी है बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन के क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला है प्रोसेस ओरिएंटेड। प्रोसेस ओरिएंटेड का क्या मतलब है? द बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ओरिएंटेड, फोकसिंग ऑन द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन रेदर देन जस्ट द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन नहीं मानता है बुद्धिज्म कम्युनिकेशन को, बल्कि क्या मानता है? सिर्फ ट्रांसमिशन नहीं करना है इंफॉर्मेशन का, बल्कि क्या करना है? क्वालिटी और इफेक्टिवनेस, इन दोनों चीज़ों पर फोकस किया गया है। इट एम्फेसाइजेज माइंडफुल एंड कंपैशनेट कम्युनिकेशन, फोस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड प्रमोटिंग हार्मनी। यानी कम्युनिकेशन को एक प्रोसेस माना गया है, और कैसा प्रोसेस? जिसको अंडरस्टैंड किया जाए, जो माइंडफुल हो, जो इफ़ेक्टिव हो, जिसमें क्वालिटी हो, जो हार्मनी को प्रमोट करे, इन सारी चीज़ों से मिलकर बनता है कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोसेस ओरिएंटेड। सेकेंड है क्रिएशन ऑफ मैसेज मीनिंग। क्रिएशन ऑफ मीनिंग का क्या मतलब है? द बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन गोज बियॉन्ड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, इट एम्फेसाइजेज द क्रिएशन ऑफ शेयर्ड मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू डीप लिसनिंग, कंटेम्पलेशन एंड थॉटफुल रिस्पॉन्सेज। यानी यहाँ पर मीनिंग क्रिएशन की बात की गई है कि डीप लिसनिंग, पहले बात को ध्यान से सुनो, उसके बाद रिस्पॉन्स करो, सोच समझ कर रिस्पॉन्स करो, यानी कि मीनिंग क्रिएशन की बात की गई है बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन में। थर्ड वन इज बिहेवियर सेंटर्ड, इट एनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू कम्युनिकेट विद माइंडफुलनेस, यानी कि आप कम्युनिकेट कीजिए
किस तरीके से काइंडनेस के साथ, माइंडफुलनेस के साथ, कंपैशन के साथ, ये सारे ही क्या हैं, सेंट्रल एस्पेक्ट हैं कम्युनिकेशन के। यानी जब भी आप बातचीत करें तो आप अपने बिहेवियर पर भी फोकस करें कि आप काइंडली बात कर रहे हैं या नहीं, आप सोच समझ कर बिहेव कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती हैं, बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है एंड दिसंबर वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्ट्राइड्स इन रिसेंट टाइम्स, वर्ड्स एंड टाइम्स एज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन हैव बिकम मनी। यानी यहाँ पर कहा गया है कि पिछले कुछ समय में प्रौद्योगिकी प्रगति के कारण संचार से संबंधित शब्द और समय धन बन गए हैं। यानी कि कम्युनिकेशन के लिए जो वर्ड्स होते हैं और जो टाइम होता है, कुछ समय से ये दोनों ही चीज़ें धन बन गए हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है द टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कंट्रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन बाय अ फ्यू कॉरपोरेट्स। यानी प्रौद्योगिकी अभिसरण यानी कि टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस की वजह से क्या हुआ है कि कुछ कॉरपोरेट द्वारा जनसंचार के नियंत्रण में योगदान हुआ है। अगर आप ध्यान से इन स्टेटमेंट को पढ़ते हो तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपकी यूजीसी नेट एग्जाम में डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से ड्राइव किया गया है। पहले ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है कि आप कितनी अंडरस्टैंडिंग रखते हो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको सिलेबस पर ही डिपेंड रहना है, आपको अपनी एनालिटिकल पावर को डेवलप करना है अगर आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो। देखो, टेक्नोलॉजिकल स्ट्राइड हाल ही में यानी कि पिछले कुछ समय से, रीसेंट टाइम, टेक्नोलॉजिकल स्ट्राइड की वजह से जो वर्ड्स हैं और जो टाइम है, ये दोनों ही चीज़ें कम्युनिकेशन प्रोसेस में मनी बन गई हैं। सही बात है, क्योंकि व्यक्ति इतना बिजी हो गया है, हम लोग इतना बिजी हो गए हैं कि हम लोग किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो जो हमारे शब्द हैं और जो हमारा समय है वो इतना कीमती हो गया है जैसे कि पैसा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस की वजह से क्या हुआ है कि मास कम्युनिकेशन का कंट्रोल कुछ कॉरपोरेट के हाथ में आ गया है। ये तो आप जानते ही हो, आप न्यूज़ चैनल देखते हो, ये कहने की बात नहीं है, लेकिन न्यूज़ चैनल पर क्या होता है, जो रियल इश्यूज़ हैं उनको ना दिखाकर कुछ ऐसे इश्यूज़ दिखाए जाते हैं जिससे कि पब्लिक का ध्यान दूसरी तरफ ले जाया जा सके, मेन मुद्दों से हटाया जा सके। तो मास कम्युनिकेशन का थोड़ा बहुत अगर हम कहें तो कंट्रोल जो है वो जो कुछ कॉरपोरेट्स हैं उनके हाथों में कहीं ना कहीं आ गया है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं और ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका दिसंबर 2023 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1, और एक दी गई है लिस्ट 2। सबसे पहला है नॉलेज डायमेंशन लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में दिया गया है उसका मीनिंग। सबसे फर्स्ट है फैक्चुअल, देन कॉन्सेप्चुअल, देन प्रोसीजरल एंड मेटाकॉग्निटिव। अगर आपको इन चारों का मीनिंग नहीं भी पता है, किसी एक का मीनिंग भी पता है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे मेटाकॉग्निटिव से। मैंने आपको मेटाकॉग्निशन का पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो में अच्छे से समझाया था कि मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ठीक है, तो मेटाकॉग्निशन हम जानते हैं कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग अबाउट योर ऑन कॉग्निशन, ये सब हमने देखा था मेटाकॉग्निशन में। तो देखो, नॉलेज ऑफ कॉग्निशन एंड वंस ऑन कॉग्निशन, इस वाले डी से क्या मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग की हम बात करते हैं तो थर्ड ऑप्शन पूरी तरीके से मैच हो जाता है डी के साथ। डी के साथ अगर 3 देखते हैं हम तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में। एक ऑप्शन से ही आपके आंसर आ गया। बाकी का देख लेते हैं, अगर डी का 3 है तो ए का यहाँ पर लिख रहा है 2, वेरीफाई करते हैं। ए का 2 लिखा हुआ है ना, फैक्चुअल का ऑप्शन नंबर 2। द बेसिक एलिमेंट्स स्टूडेंट मस्ट नो टू बी एक्वेंटेड विद आ डिसिप्लिन। देखो, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, अगर एजुकेशन के पर्पज़ से हम बात करें, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बेसिक एलिमेंट होते हैं, जो कि एक स्टूडेंट को पता होने चाहिए अपने डिसिप्लिन से रिलेटेड, वो होती है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन या फैक्चुअल नॉलेज। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 4। ये सारे ऑप्शंस मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज यूजीसी नेट एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो नहीं रिपीट होते हैं, बट उन क्वेश्चन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया जाता है और वही क्वेश्चंस आप लोगों से दोबारा भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्सेप्चुअल, बी का क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 4, देखते हैं। कॉन्सेप्चुअल का मतलब लिख रहा है द इंटर रिलेशनशिप एमंग द बेसिक एलिमेंट्स विद इन ए लार्जर स्ट्रक्चर टू फंक्शन टुगेदर।
देखो फैक्चुअल नॉलेज का क्या मतलब हुआ कि व्हाट इज़ प्लांट्स, व्हाट इज़ सनलाइट, व्हाट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी बेसिक एलिमेंट। और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का क्या मतलब हुआ कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें काम करती हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, CO2 की हेल्प से होता है, वाटर की हेल्प से होता है, सनलाइट की हेल्प से होता है, क्लोरोफिल की हेल्प से होता है। तो इन चीज़ों का आपस में इंटर रिलेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। जो भी चीज़ हम समझते हैं तो पहले हम बेसिक बेसिक चीज़ें समझते हैं, बाद में उनका इंटर रिलेशनशिप देखते हैं, उसी से तो कोई कॉन्सेप्ट बनता है। जैसे हम लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, उसमें हम पहले AEIO अलग अलग समझ लेते हैं क्या होता है, उसके बाद हम उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसी तरीके से B का हो जाएगा 4। उसके बाद बनता है बचता है प्रोसीजरल। प्रोसीजरल का प्रोसीजर या फिर प्रोसेस का मतलब ही क्या होता है कि हाउ टू डू समथिंग, उसका प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है। तो हाउ टू डू समथिंग, इस वाले ऑप्शन से भी आपका ये आंसर आ सकता था, हाउ टू डू समथिंग, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी एंड क्राइटेरिया फॉर यूजिंग स्किल्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन हमारा टॉपिक रह गया है, अभी इसको हम जल्द ही कवर करेंगे। मास कम्युनिकेशन इन सोसाइटी, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मास कम्युनिकेशन के क्या क्या फीचर्स हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका एलिमिनेशन टेक्निक से ही होगा। मैंने आपको अभी बताया था कि एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है, कि जो ऑप्शन आपको ऐसा लग रहा है कि जो कि क्वेश्चन से बिल्कुल मैच हो ही नहीं सकता, जो क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन कौन से फीचर होंगे मास कम्युनिकेशन के, तो अगर हम सबसे लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, स्पेस टाइम कॉन्स्टेंस, यानी कि स्पेस और टाइम की बाध्यता। क्या आपको ऐसा लगता है कि मास कम्युनिकेशन में स्पेस और टाइम की रुकावट होती है? मास कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, मास कम्युनिकेशन जिसमें कि लाखों करोड़ों लोगों तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर के थ्रू, न्यूज़ चैनल के थ्रू। तो क्या वहाँ पर स्पेस की कोई बाउंडेशन होती है कि आप अगर दिल्ली में हैं तो आप अपनी बात बिहार तक नहीं पहुँचा सकते? नहीं है। टाइम की भी कोई बाउंडेशन नहीं होती, आप कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो आप ई ऑप्शन को बिल्कुल एलिमिनेट कर दोगे, और उस वजह से 4th वाला और C वाला बिल्कुल कट हो जाएगा। अब बाकी बचते हैं ABC या फिर BCD, इन दोनों में से क्या होगा। तो देखो यहाँ पर लिख रहा है पर्सनलाइज्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, क्या आप ऐसा मान सकते हो कि व्यक्तिगत तरीका है संचार का, व्यक्तिगत तरीका है कम्युनिकेशन का, एक पर्सनलाइज्ड वे है। पर्सनलाइज्ड वे क्या होता है, जब हम पर्सनली जाकर किसी से बातचीत करते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, वो होता है पर्सनलाइज्ड वे। मास कम्युनिकेशन में तो पर्सनलाइज्ड वे आ ही नहीं सकता, तो इसको भी आप कट कर दोगे। इन दो ऑप्शन को एलिमिनेट अगर आप कर देते हो तो आपके पास बचता है A, B एंड C, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको एलिमिनेशन टेक्निक से करना है। अगर आपको नहीं पता कि स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनल सिस्टम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, कोई बात नहीं, जो ऑप्शंस आपको ऐसे लग रहे हैं जो कि मास कम्युनिकेशन के फीचर हो ही नहीं सकते, उनको एलिमिनेट कर दीजिए, और यही टेक्निक आपको अपने एग्जाम में फॉलो करनी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डीकोडिंग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। आपको बताना है कि जो मैसेज होता है उसके डीकोडिंग प्रोसेस का क्या सीक्वेंस होगा, कहाँ पर, क्लासरूम में। सबसे पहला है, सबसे पहले स्टूडेंट इवैल्यूएशन करते हैं, उसके बाद मैसेज को समझते हैं, उसके बाद सेंसरी इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड देन सबसे लास्ट में फीडबैक देते हैं। या फिर सबसे पहले स्टूडेंट फीडबैक देते हैं, उसके बाद अपने सेंस का इन्वॉल्वमेंट करते हैं, देन मैसेज को समझते हैं, उसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में इवैल्यूएट करते हैं बात को। थर्ड वन इज सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, या फिर लास्ट इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन, फीडबैक एंड सेंसरी इन्वॉल्वमेंट। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, रीसेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहली बात हो रही है यहाँ पर कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या करते हैं। अब मैं आपको कोई बात बता रही हूँ, यहाँ पर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, तो सबसे पहले आपके कानों में मेरी आवाज़ जा रही है, किसके थ्रू जा रही है, आपके कानों के थ्रू जा रही है। आपके कान क्या है, आपके ईयर्स क्या है, सेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात को सुनेंगे ना, जो मैसेज हमें दिया जा रहा है या स्टूडेंट को दिया जा रहा है, वो पहले उसको सुनते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट। सुनने के बाद हम समझते हैं, मैं जो भी आपको बता रही हूँ पहले आप सुन रहे हो, उसके बाद आप मेरी बात को इंटरप्रेट कर रहे हो, इंटरप्रिटेशन यानी कि आप समझ रहे हो। उसके बाद आप इवैल्यूएट कर रहे हो कि हाँ मैम ने सही बोला,
बिल्कुल सही सीक्वेंस इसका थर्ड वाला ही होगा, मैम सही बता रही हैं। इवैल्यूएट कर रहे हो आप बात को और लास्ट में आप फीडबैक देते हो। फीडबैक कब होता है? सबसे लास्ट में, जब आप पूरी बात को सुन लेते हो, समझ लेते हो, इवैल्यूएट कर लेते हो, तभी तो आप दूसरे पर्सन को जवाब दोगे, फीडबैक दोगे। तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? फीडबैक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी करेक्ट आंसर। सबसे पहले सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, देन इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन एंड देन लास्ट में फीडबैक। क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द क्लियर डीकोडिंग ऑफ मैसेजेस बाय द स्टूडेंट्स। रीज़न दिया गया है, असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है ये। सबसे पहले असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये देखना होता है कि जो असर्शन और रीज़न ये दोनों जो हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स, दोनों सही भी हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम यही चीज़ देखेंगे। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द क्लियर डीकोडिंग ऑफ मैसेजेस बाय द स्टूडेंट। सही बात है, क्लासरूम कम्युनिकेशन में स्टूडेंट को डीकोड करना होता है मैसेजेस को। अगर वो ठीक से डीकोड नहीं कर पाएंगे तो वो टीचर की बात समझेंगे कैसे? तो डीकोडिंग बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद इसका रीज़न क्या दिया जा रहा है? बाई इंक्रीजिंग रिडंडेंसी वी कैन इम्प्रूव द फिडेलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन। क्या ये भी सही बात है? देखो, रिडंडेंसी का क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से बोलना। इंक्रीजिंग रिडंडेंसी, अतिरेक, अतिरेक का क्या मतलब होता है? रिडंडेंसी एक तरीके से कहते हैं फालतू बात या फिर ज़्यादा बात। अतिरेक, अतिरेक क्या कहते हैं? किसी चीज़ का ज़्यादा होना। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं तो उसकी वजह से हम फिडेलिटी बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं कम्युनिकेशन की। तो यहाँ पर सबसे पहले देखने वाली बात है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात हो रही है। क्लासरूम कम्युनिकेशन में टीचर जितना ज़्यादा बोलेगा, जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा अपनी बात को, उतने ही अच्छे से स्टूडेंट अंडरस्टैंड करते हैं। इसीलिए रिडंडेंसी इंक्रीज करती है फिडेलिटी ऑफ कम्युनिकेशन को या इम्प्रूव करती है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, बट ये इसका रीज़न नहीं है। असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट आर इज़ नॉट द रीज़न ऑफ ए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू। देखो, आप ध्यान से देखो, क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द क्लियर डिकोडिंग ऑफ मैसेज। क्या आप इसको इसका रीज़न कह सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो आपको ये देखना है कि जो असर्शन है वो क्या वो सच में आर का आर है, यानी कि रीज़न है। जो ये स्टेटमेंट है सेकंड वाला, क्या सच में रीज़न हो सकता है? यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। रिडंडेंसी हेल्प्स टू मेंटेन द सर्टेनिटी ऑफ कम्युनिकेशन, इसीलिए ये ज़रूरी है। और ग्रेटर द नीड ऑफ रिडंडेंसी विच रिड्यूसेस द अनसर्टेनिटी ऑफ द मैसेजेस। इसकी ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्रोवाइड करती है बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग इन्फॉर्मेशन इन अ बेटर वे। रिडंडेंसी का क्या मतलब है कि जितना अच्छे से टीचर स्टूडेंट को एडवाइस करता है, जितने अच्छे से वो अपनी बात कहता है, जितने ज़्यादा शब्दों में वो अपनी बात कहता है, उतना ही अच्छे से स्टूडेंट अंडरस्टैंड करते हैं। इसीलिए ये क्या है? इम्पॉर्टेंट है क्लासरूम कम्युनिकेशन में। द डांस ऑफ हनी बी कन्वेइंग टू अदर बीज वेयर नेक्टर विल बी फाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मधुमक्खी का नृत्य अन्य मधुमक्खियों को ये बताना कि अमृत कहाँ मिलेगा, किस चीज़ का उदाहरण है? जो हनी बीज होती हैं, जब डांस करती हैं, बोलती हैं, तो उसको आप मास कम्युनिकेशन कहोगे, ग्रुप कम्युनिकेशन कहोगे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहोगे या फिर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहोगे। तो जिनको भी इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बीच डिफरेंस पता है, तो वो ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल कट कर देंगे, क्योंकि इंट्रापर्सनल होता है खुद से बातचीत करना, इंटरपर्सन होता है 2 या 2 से ज़्यादा या लोगों से बात करना। मास कम्युनिकेशन और ग्रुप कम्युनिकेशन, इन 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो देखो, मास कम्युनिकेशन होता है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं। मास कम्युनिकेशन में कोई बाउंड्री नहीं होती, किसी स्टेट की, किसी कंट्री की कोई बाउंड्री नहीं होती। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक छोटा ग्रुप होता है, उनके बीच आपस में बातचीत होना। तो जो हनी बीज़ हैं, क्या वो अपनी बात, अगर मान लीजिए कि बिहार के हनी बीज़ हैं, तो क्या वो दिल्ली की जो हनी बीज़ हैं उन तक अपना मैसेज पहुंचा सकती हैं? नहीं पहुंचा सकती। तो उसको हम मास कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम? ग्रुप कम्युनिकेशन, क्योंकि उनका एक छोटा ग्रुप है और वो अपने ग्रुप को वो चीज़ बताती है डांस के थ्रू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन आर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंसेस, हेट्रोजिनस ऑडियंसेस, स्कैटर्ड ऑडियंसेस एंड। यहाँ पर आपको बताना है मास मीडिया कम्युनिकेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें आता है कि ऑडियंस लार्ज नंबर में होती है, हेट्रोजिनस होती है, स्कैटर्ड होती है। इसके अलावा और कौन सा फीचर होगा या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होगी मास मीडिया कम्युनिकेशन की? क्या इलिटरेट ऑडियंस होती है? बिल्कुल नहीं, दोनों तरह के लोग होते हैं।
उसके साथ ही नॉइज़ डिस्टर्बेंस, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। उसके साथ ही पावरफुल मीडिया कह सकते हैं, लेकिन ये इसका इतना स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं है। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट फीडबैक की कमी होती है, एब्सेंस होती है किसकी, किसमें, मास मीडिया कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो मास मीडिया कम्युनिकेशन जो होता है या मास कम्युनिकेशन जो होता है, वो मोस्टली क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, जिसमें डायरेक्ट फीडबैक की कमी होती है। फीडबैक मिलता है लेकिन इनडायरेक्ट वे में मिलता है। डायरेक्ट फीडबैक कहाँ मिलता है, जब आप सामने से बातचीत कर रहे हो किसी से, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, वहाँ पर होता है डायरेक्ट फीडबैक। लेकिन मास कम्युनिकेशन में ज़्यादातर क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, जिसमें फीडबैक तो मिलता है, थोड़ा लेट मिल सकता है लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलता। इसीलिए यहाँ पर जो एक स्पेशल फीचर होगा मास कम्युनिकेशन का, वो क्या होगा, एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट फीडबैक। इट इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, फीडबैक इज इमीडिएट इन विच कम्युनिकेशन। किस कम्युनिकेशन में फीडबैक इमीडिएट होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में होता है इमीडिएट फीडबैक, जो कि मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में बता दिया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेशन मेटोनिम्स रिफ्लेक्ट। संचार में समानार्थी शब्द प्रतिबिंबित करते हैं। मेटोनिम्स किसको कहते हैं, समानार्थी, एक जैसे अर्थ वाले जो शब्द होते हैं, तो वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, रियलिटी, आर्टिफिशियलिटी, फैंटेसी या फिर हिडन सीक्रेट्स। तो आप इसको देख सकते हो, समानार्थी शब्द या फिर मेटोनिम्स किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, रियलिटी को। जो चीज़ें कहीं ना कहीं हकीकत में, मतलब वास्तविकता में एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, एक दूसरे से आपस में रिलेटेड हैं, तो हम उनको एक तरीके से एक दूसरे के यूज़ कर लेते हैं, एक दूसरे की जगह यूज़ कर लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मेटोनिम्स। इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। मेटोनिम्स इन कम्युनिकेशन आर फिगर्स ऑफ स्पीच वेयर वन वर्ड और फ्रेज इज सब्सटीट्यूटेड। हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, बिकॉज वो दोनों वर्ड्स जो होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, रियल वर्ल्ड के बेस पर, रियल वर्ल्ड कनेक्शन के बेस पर, या फिर रिलेशनशिप्स के बेस पर। तो हम दो चीज़ों को अगर एक एज अ सब्सटीट्यूट यूज़ कर रहे हैं, दो वर्ड्स को या फिर फ्रेजेस को, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटोनिम्स। इसीलिए वहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रियलिटी। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, द वाइट हाउस इशूड आ स्टेटमेंट। ठीक है, वाइट हाउस ने इशू किया एक स्टेटमेंट। द टर्म, यहाँ पर जो वाइट हाउस है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन की जगह या फिर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की जगह क्या यूज़ किया गया है, वाइट हाउस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रियलिटी में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनमें आपस में रिलेशन है, तो वहाँ पर उसको हम क्या कहेंगे, मेटोनिम्स। इससे भी क्वेश्चन आपका आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप लोग अपने पास नोट कर लीजिएगा। ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज के सारे ही कॉन्सेप्ट, सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो थोड़ा ऊंचा नीचा हुआ हो तो प्लीज़ समझ लीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।